खामोशी को चीरने वाली वह कोई तीखी चीख नहीं थी, वह अपनी अंतिम सीमा तक ढकेले गए दर्द की चीख थी। गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए संघर्ष करते स्टील की आवाज थी। जिम में धीमी गति से बज रहा संगीत भी उस पल के लिए थम गया था। मुंबई, भारत का धड़कता हुआ दिल, बांद्रा का यह इलाका जहां अनगिनत नियन साइन दिन रात अपनी चमक बिखेरते हैं और ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूने की होड़ में लगी रहती हैं। यहीं स्थित था निर्वाण फिटनेस, जो शहर की भागदौड़ से दूर अपनी शांति खोजने वालों के लिए एक अभयारण्य था। और इसी अभयारण्य के सबसे भीतरी हिस्से फ्री वेट जोन में अनन्या सिंह लोहे से जूझ रही थी। उसके शरीर पर एक साधारण ग्रे रंग का ट्रैक सूट और पसीने से भीगी एक सफेद टी शर्ट थी। बिना मेकअप वाला चेहरा, कसकर बंधे हुए बालों से फिसलती पसीने की बूंदें उसके दृढ़ संकल्प का पदक लग रही थीं। रैक पर रखे बारबेल पर प्लेटों का जो वजन था, वह उसके दुबले पतले शरीर को देखकर कल्पना करना भी मुश्किल था। आसपास की निगाहें ज्यादातर आश्चर्य और सम्मान के साथ उसी पर टिकी थीं। यह महिला कौन है? जिम में आए उसे अभी 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन वह हमेशा सबसे ज्यादा वजन सबसे सधे हुए तरीके से उठाती थी। वह न किसी से बात करती थी और न ही किसी की बातों पर ध्यान देती थी। वह गहरे समुद्र में तैरती एक विशाल शार्क की तरह अपनी ही धुन में अकेली और चुपचाप मौजूद थी। लेकिन हर शिकारी अकेलेपन का सम्मान नहीं करता। वाह, हमारे मालिक आज तो पूरे जोश में है। जिम का भारी कांच का दरवाजा एक जोरदार ठहाके के साथ खुला, जिसने उस शांत अभयारण्य की हवा में अशांति घोल दी। 4-5 तगड़े आदमियों के साथ अंदर आने वाला व्यक्ति विक्रम राठौर था, जो बांद्रा इंपीरियल टावर का असली मालिक था, जहां निर्वाण फिटनेस स्थित था और इस इलाके के पूरे नाइट लाइफ कारोबार पर उसका कब्जा था। ब्रांडेड कपड़ों में लिपटा भारी शरीर, तेल लगे बाल और हर चीज को अपनी संपत्ति समझने वाली लालची आंखें। उसके आते ही जिम के ट्रेनर प्रशिक्षित कुत्तों की तरह दौड़कर उसके सामने झुक गए, जबकि कुछ सदस्यों ने असहज होकर अपनी नजरें फेर ली। विक्रम की नजर फ्री वेट जोन पर पड़ी। सटीक रूप से कहें तो अपने आखिरी सेट के आखिरी रैप के लिए सांस लेती अनन्या की पीठ पर। पसीने से भीगी पतली टी शर्ट के ऊपर उसकी पीठ की मांसपेशियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। पतली कमर और विस्फोटक शक्ति से भरे कूल्हों की हरकत। विक्रम के होठों पर एक बद्दी मुस्कान फैल गई। उसने अपने आदमियों को आंखों से इशारा करके रोका और एक शिकारी की तरह चुपचाप अनन्या के पीछे पहुंच गया। अनन्या अपनी आखिरी ताकत लगाकर बारबेल उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। तभी उसकी पीठ के पीछे से एक चिपचिपी अप्रिय आवाज आई। पोस्चर तो अच्छा है, लेकिन लगता है कूल होम पर ज्यादा जोर नहीं दे रही हो। मैं थोड़ी मदद करूं? एक पल में अनन्या की आंखें बर्फीली हो गईं। उसने दांत भींचक का अपनी आखिरी ताकत का विस्फोट किया और बारबेल को रैक पर रख दिया। क्वांग! लोहे की यह गूंज सिर्फ एक शोर नहीं थी, बल्कि घुसपैठिए के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी। अनन्या धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे कोई प्रशिक्षित सैनिक दुश्मन की हरकत का जायजा ले रहा हो। उसने विक्रम को सिर से पांव तक ठंडेपन से देखा। यह एक शिकारी की नजर थी, जो अपने शिकार का मूल्यांकन, विश्लेषण और उसकी कमजोरियों को ढूंढ रहा था। विक्रम एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में महिलाएं या तो डर जातीं, या शर्म से लाल हो जातीं, या फिर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करतीं। लेकिन सामने खड़ी यह महिला इनमें से कोई नहीं थी। वह शांत थी, तूफान से पहले के समुद्र की तरह। उसकी यही शांति विक्रम के अहंकार को और भड़का रही थी। अरे, मैंने तुमसे बात की, पहले कभी नहीं देखा। लगता है काफी कसरत करती हो। मुझे पसंद आए। आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो। इस बिल्डिंग के टॉप पर मेरा एक रेस्टोरेंट है, सीधा मेरे कंट्रोल में। मुंबई का सीलिंग वहां से बहुत खूबसूरत दिखता है। उसने ऐसे सिर हिलाया मानो कोई एहसान कर रहा हो। उसके आदमी पीछे खड़े हंस रहे थे और इस दिलचस्प स्थिति का आनंद ले रहे थे। जिम में बाकी सब लोग अनदेखा, अनसुना करने का नाटक करते हुए अपनी कसरत में लगे रहे, क्योंकि वे सब जानते थे कि यहाँ का राजा कौन है। अनन्या ने कुछ पाल विक्रम को देखा, फिर मुंह खोला। उसकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी धमकी थी। कोई दिलचस्पी नहीं है क्या? और कसरत के बीच में बात करना तहजीब नहीं है। एक एक शब्द चाकू की तरह चुभ रहा था। विक्रम का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। इस बांद्रा में किसी महिला ने उसकी पेशकश को
और वह भी इतने ठंडे तरीके से ठुकराने की हिम्मत नहीं की थी। हे लड़की, तुझे पता नहीं है, जानती है मैं कौन हूं? जानना भी नहीं चाहती। अनन्या तौलिए से अपनी गर्दन का पसीना पोंछते हुए विक्रम के पास से गुजरने लगी। तभी विक्रम के मोटे हाथ ने उसकी बाह को बेरुखी से पकड़ लिया। कहाँ चली? अनन्या रुक गई। उसकी नजर धीरे धीरे अपनी बाह पकड़े विक्रम के हाथ पर गई और फिर वापस उसके चेहरे पर। उसकी आंखों की गहराई में एक बहुत ही धुंधली लेकिन ठंडी चिंगारी जलने लगी थी। यह गुस्सा या डर नहीं था, यह उस शिकारी का आत्मविश्वास था जो जानता था कि वह अपने शिकार को पूरी तरह से काबू कर सकता है। यह हाथ, अनन्या ने धीरे से फुसफुसाया। छोड़ दो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। उसकी आवाज जिम के शोर में खो गई, लेकिन विक्रम ने उसे साफ साफ सुना। यह कोई अनुरोध या चेतावनी नहीं थी, यह एक फैसला था। उसकी पाशविक प्रवृत्ति जो उसने मुंबई की गलियों में जीवन बिताकर सीखी थी, खतरे की घंटी बजा रही थी कि यह महिला साधारण नहीं है। लेकिन इतने लोगों के सामने अपमानित होने का उसका अहंकार उस चेतावनी को नजरअंदाज करने के लिए चिल्ला रहा था। यह एक छोटे से पाल का टकराव था जहां पानी के नीचे छिपे दो शिकारियों ने आखिरकार एक दूसरे के अस्तित्व को पहचान लिया था। और बांद्रा की रात पर राज करने वाली झूठी शांति में एक खामोश दरार पड़ने लगी थी। विक्रम की पकड़ और सख्त हो गई। उसकी घबराहट अब गुस्से और जिद में बदल गई थी। हिम्मत कैसे हुई तेरी विक्रम राठौर का मूड खराब करने की? उसने अनन्या की बाह को और जोर से पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश की। उसके होठों पर एक नीच मुस्कान थी जो शिकार को झुकाने के आनंद का पूर्वानुमान कर रही थी। लड़की, तुझे अभी दुनिया की असलियत नहीं पता। चाल, आज ये भाई तुझे सिखाता है। विक्रम की बात पूरी होने से पहले ही एक पाल में सब कुछ हो गया। अनन्या खींचने के बजाय उसी ताकत का इस्तेमाल करके विक्रम की ओर झपटी। उसकी हरकतें पानी की तरह तरेल और बिजली की तरह तेज थीं। विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनन्या के दूसरे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। आह! विक्रम के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। अनन्या ने उसकी कलाई के जोड़ पर सटीक तकनीक का इस्तेमाल किया था, कम से कम ताकत से अधिकतम दर्द देने वाली तकनीक। कड़क एक भयानक आवाज के साथ विक्रम की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने अनजाने में ही अनन्या की बाह छोड़ दी, लेकिन यह अंत नहीं था। अनन्या ने अपनी छूटी हुई बाह से विक्रम के हाथ को लपेटकर उसे अपने दूसरे कंधे पर पटक दिया और उसके शरीर को पूरी तरह से काबू कर लिया। उसका शरीर विक्रम के विशाल शरीर के पीछे छिपा था, लेकिन स्थिति स्पष्ट थी। बांद्रा का राजा कहलाने वाला विक्रम राठौर एक अनजान दुबली पतली महिला के हाथों एक ही झटके में परास्त हो गया था। पीछे खड़े उसके आदमियों के चेहरों से हंसी गायब हो गई। जिम में कसरत करने का नाटक कर रहे लोगों की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। सबने अपनी सांसें रोक ली थीं। मैंने कहा था। अनन्या की आवाज विक्रम के कानों में बर्फ की तरह चुभी। उसकी सांसें विक्रम के कान को छू रही थीं और विक्रम को जीवन में पहली बार एक ऐसे डर का अनुभव हुआ जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। मेरी इजाजत के बिना मेरे शरीर को हाथ मत लगाना। ये क्या? विक्रम ने गुस्से से छटपटाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या का हाथ उसकी कलाई पर स्टील के क्लैंप की तरह कसा हुआ था। थोड़ी सी भी हरकत करने पर उसकी हड्डी टूटने जैसा दर्द पूरे शरीर में फैल रहा था। छोड़ दे, वरना मेरे आदमी तुझे नहीं छोड़ेंगे। यह धमकी कम, गिड़गिड़ाहट ज्यादा लग रही थी। तब तक होश में आए एक आदमी ने दौड़ने की कोशिश की। मालिक, ये पागल औरत, हिलना मत, अनन्या ने बिना सिर घुमाए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसने उस आदमी के पैर वहीं जमा दी। उसकी नजर अभी भी विक्रम पर टिकी हुई थी। अब उसकी आंखें शांत नहीं थीं। उनमें गहरे समुद्र के दबाव जैसी एक कुचल देने वाली शक्ति थी। चुनाव करो, यहीं अपनी बात उड़वाकर बेइज्जत होना है या चुपचाप माफी मांगकर चले जाना है। तू कौन होती है मुझे हुक्म देने वाली? मैं 3 तक गिनूंगी। 1। अनन्या की आवाज में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। विक्रम को एहसास हो गया यह औरत सच में उसकी बाह तोड़ देगी, बिना किसी हिचकिचाहट के, इतने सारे लोगों के सामने। 2। विक्रम के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अहंकार और दर्द के बीच उसका दिल पागल हो रहा था। उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बहुत समय बिताया था, लेकिन हिंसा की ऐसी शुद्ध ऊर्जा, किसी को चोट पहुंचाने में जरा भी संकोच न करने वाली ऐसी ठंडक उसने पहले कभी नहीं देखी थी।
यह किसी आम इंसान की नजर नहीं थी। ठीक है, ठीक है, छोड़ दे। विक्रम आखिरकार चिल्लाकर हार मान गया। अनन्या ने यह सुनकर उसकी कलाई छोड़ दी, जैसे किसी गंदी चीज को छुआ हो। आजाद होकर विक्रम अपनी दर्द भरी कलाई पकड़कर लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो रहा था। उसने अनन्या को घूरते हुए कहा, आज तूने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुझे इस बांद्रा में ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू पछताएगी। तू कौन है? कहाँ रहती है? आज रात तक मैं सब पता लगा लूंगा। बस इंतजार कर। एक खतरनाक धमकी देकर विक्रम अपने आदमियों के साथ तूफान की तरह जिम से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद जिम की जमी हुई हवा धीरे धीरे पिघलने लगी। लोग एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। कुछ के चेहरे पर खुशी थी तो कुछ अनन्या को चिंता से देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि विक्रम का बदला कितना क्रूर होता है। लेकिन घटना के केंद्र में खड़ी अनन्या जैसे कुछ हुआ ही न हो, अगले व्यायाम की तैयारी करने लगी। उसका चेहरा फिर से शांत हो गया था, लेकिन उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज और ठंडा चल रहा था। विक्रम राठौर, बांद्रा इंपीरियल टॉवर का मालिक, इलाके के अवैध कारोबार और सट्टेबाजी का सरगना, एक उभरता हुआ संगठित अपराधी। पिछले 2 हफ्तों में उसने सिर्फ कसरत नहीं की थी, एक विशेष बल की ब्रिगेडियर होने की। उसकी पुरानी आदत थी कि किसी भी नई जगह पर वह वहां की शक्ति के संतुलन और खतरों को सहज रूप से भांप लेती थी। वह विक्रम राठौर के बारे में पहले से ही कुछ हद तक जानती थी, और आज वह खतरा खुद सतह पर आ गया था। उसकी छुट्टियां आज खत्म हो गईं। कसरत खत्म करने के बाद अनन्या शॉवर रूम में गई। गर्म पानी की धार के नीचे उसने अपने वाटरप्रूफ बैग से स्मार्टफोन निकाला। सामान्य ऐप्स के बीच कुछ गुप्त स्पर्शों के बाद एक सैन्य ग्रेड सुरक्षित संचार ऐप सामने आया। प्राप्तकर्ता सूची में केवल एक नाम था, मेजर अर्जुन खन्ना, सेना अकादमी का उसका बैटमेट और वर्तमान में सैन्य खुफिया विभाग का एक प्रमुख अधिकारी, उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी। उसने एक छोटा संदेश टाइप किया, मैं हूं, मदद चाहिए। संदेश भेजने के बाद अनन्या ने आंखें बंद कर ली। विक्रम राठौर ने हद पार कर दी थी। यह साधारण छेड़छाड़ का मामला नहीं था। उसने एक शांत दिनचर्या के नीचे छिपे एक शिकारी को छेड़ दिया था, और अब वह शिकारी शिकार की तैयारी कर रहा था, यह सिखाने के लिए कि जो रेखा पार नहीं करनी चाहिए उसे पार करने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। संदेश भेजने के 3 मिनट के भीतर ही ऐप पर एक छोटा कंपन हुआ। मेजर अर्जुन खन्ना का जवाब था, निर्देशांक भेजें, 52 मिनट में संपर्क करूंगा। क्या हुआ है? अनन्या उसके सीधे जवाब पर मुस्कुराए। अर्जुन हमेशा ऐसा ही था, अनावश्यक सवालों के बिना स्थिति का आकलन और समाधान उसकी प्राथमिकता थी। उसने जिम के लोकेशन निर्देशांक भेजे और शॉवर खत्म किया। चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते समय अनन्या का दिमाग एक विशाल ऑपरेशन कंट्रोल रूम में बदल गया था। विक्रम की धमकी खोखली नहीं होगी। वह निश्चित रूप से अपने सूचना नेटवर्क का उपयोग करके निर्वाण फिटनेस में आई उस दिलेर महिला को खोजने की कोशिश करेगा। जिम के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, आसपास के सीसीटीवी, यहां तक कि ट्रेनरों और सदस्यों को धमकाकर भी जानकारी निकालने की कोशिश करेगा। सौभाग्य से जिम में पंजीकरण एक नकली नाम और एक डिस्पोजेबल फोन नंबर से किया गया था। उसने छुट्टी पर आने से पहले ही किसी भी आपात स्थिति के लिए अपनी पहचान अच्छी तरह से छिपा ली थी। नाम प्रिया शर्मा, पेशा फ्रीलांस ट्रेनर, पता पास का एक हॉस्टल, किसी भी निजी जासूसी एजेंसी के लिए भारतीय सेना की ब्रिगेडियर वज्र ब्रिगेड की कमांडर। अनन्या सिंह की असली पहचान तक पहुंचना असंभव था। समस्या समय की थी। अगर विक्रम ने अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया तो उसकी गतिविधियों का पता लगना बस समय की बात थी। उससे पहले उसे पहल करनी होगी। अनन्या जिम से निकलकर पास के एक कैफे के सबसे कोने वाली मेज पर बैठ गई। लगभग 52 मिनट बाद उसके स्मार्टफोन पर फिर से कंपन हुआ। इस बार ये एक कॉल थी। कॉलर आईडी पर प्रतिबंधित नंबर लिखा था। बोलो। फोन उठाते ही अनन्या ने कहा। लाइन के दूसरी ओर से मेजर अर्जुन की शांत आवाज आई। ब्रिगेडियर मैम, आप ठीक हैं? निर्देशांक बांद्रा, मुंबई के हैं। आप छुट्टी पर नहीं थीं। एक स्थिति बन गई है। संक्षेप में सुनो। बांद्रा इंपीरियल टॉवर का मालिक विक्रम राठौर। इसके बारे में कुछ जानते हो?
अर्जुन कुछ पल चुप रहा। कीबोर्ड पर तेजी से टाइपिंग की हल्की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद उसकी आवाज और भी गंभीर हो गई। विक्रम राठौर हाल के कुछ वर्षों में बांद्रा इलाके पर कब्जा करने वाला एक नया सट्टेबाज और संगठित अपराधी है। सत्ता पर वह राठौर होल्डिंग्स नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी चलाता है, लेकिन असल में अवैध सट्टेबाजी साइट्स, वेश्यावृत्ति रैकेट और साहूकारी के जरिए पैसा जमा कर रहा है। विशेष रूप से वह व्यावसायिक इमारतों को सस्ते में खरीदकर मौजूदा किराएदारों को हिंसक तरीकों से बाहर निकालने और अपने लोगों को बिठाने के लिए कुख्यात है। पुलिस क्या कर रही है? मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कई बार जांच की कोशिश की, लेकिन हर बार सबूतों के अभाव में असफल रही। वह अपनी पूंछ काटने में माहिर है और स्थानीय प्रभावशाली लोगों के साथ उसके गहरे संबंध हैं। उसे छूना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसने क्या किया? अन्या ने जिम में हुई घटना को संक्षेप में बताया। अर्जुन ने सब कुछ सुनने के बाद एक गहरी सांस ली। उस पागल को यह भी नहीं पता कि उसने किसे छेड़ दिया है। ठीक है, मैं क्या करूं? क्या अभी अपने एजेंट्स को भेजूं? नहीं, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। सेना का सीधे तौर पर शामिल होना आखिरी उपाय होगा। बात बड़ी हो गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। यह मेरी निजी छुट्टी के दौरान हुआ है। उसकी आवाज में निजी शब्द पर एक अजीब जोर था। अर्जुन इसका मतलब तुरंत समझ गया। यह कोई आधिकारिक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि ब्रिगेडियर अनन्या सिंह का निजी शिकार होगा। मेजर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विक्रम राठौर के बारे में सब कुछ इकट्ठा करो। उसके व्यवसाय, पैसे का प्रवाह, कमजोरियां, पारिवारिक संबंध, यहां तक कि उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट और उसकी प्रेमिका की जानकारी भी। एक भी छोटी चीज मत छोड़ना। हर वो जानकारी जो मैं इस्तेमाल कर सकूं। समझ गया मैम? हम अपने सभी सूचना नेटवर्क का उपयोग करेंगे। तुम्हारे पास हाई मुई 4 घंटे हैं। नहीं, 100 घंटे। 100 घंटे के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट मेरी सुरक्षित ईमेल पर भेजो और 2 भरोसेमंद महिला एजेंट्स को तैयार रखो जो अंडरकवर घुसपैठ कर सकें, तेज तर्रार और हिम्मती हों। महिला एजेंट्स, आपका क्या प्लान है? इससे पहले कि विक्रम मेरी पहचान का पता लगाए, मैं उसके दिल में घुसने की सोच रही हूं। अनन्या की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें गुस्सा और दृढ़ संकल्प लावा की तरह उबाल रहा था। उसने कहा था कि वह मुझे दुनिया की असलियत सिखाएगा, तो मुझे भी जवाब देना होगा कि असली दुनिया कितनी डरावनी है। और जब कोई ऐसे इंसान को छेड़ता है जिसे कभी नहीं छेड़ना चाहिए, तो उसे क्या कीमत चुकानी पड़ती है, यह मैं उसकी हड्डियों और आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित कर दूंगी। यह एक सैनिक की नहीं, बल्कि एक शीर्ष शिकारी की युद्ध की घोषणा थी। उसी समय बांद्रा इंपीरियल टावर के सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित अपने ऑफिस में विक्रम राठौर महंगी विस्की पीकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने उसका दाहिना हाथ, जिसे सब कैप्टन कहते थे, सिर झुकाए खड़ा था। मालिक, पता लगाया है। वह औरत करीब 2 हफ्ते पहले निर्वाण फिटनेस में रजिस्टर हुई थी। नाम प्रिया शर्मा है, उम्र 52 के आसपास, पेशा फ्रीलांसर है और पता पास के एक हॉस्टल का है। हॉस्टल? वैसी बॉडी और वैसी हिम्मत वाली औरत हॉस्टल में रहती है? बकवास मत कर। विक्रम ने चिल्लाकर कांच का गिलास दीवार पर दे मारा। माफ करना मालिक, लेकिन कागजों पर तो यही है, और जो फोन नंबर इस्तेमाल किया है वह भी डिस्पोजेबल है। लगता है जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई है। जानबूझकर पहचान छिपाई है? विक्रम ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। उसे जिम में महसूस हुई वह खौफनाक सनसनी। फिर याद आए, वह कोई आम औरत नहीं थी। उसकी कलाई मोड़ने की तकनीक पेशेवर प्रशिक्षण के बिना नहीं आ सकती थी। कहीं किसी दूसरे गैंग ने तो नहीं भेजा? कोई सुपारी किलर? कैप्टन ने सावधानी से पूछा। क्या कोई किलर जिम में सबके सामने बॉडी बनाएगा? बेवकूफी की बातें मत कर। कुछ और है। हो सकता है पुलिस की जासूस हो। विक्रम की आंखें चमकीं। कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। सारे सीसीटीवी खंगालो। उस औरत की हर हरकत पर नजर रखो। हॉस्टल के बाहर पहरा लगाओ। आसपास के लोगों से पूछताछ करो। एक एक चूहे को खोज निकालो और पता करो कि वह असल में कौन है। जब तक मैं अपने हाथों से उसका घमंडी चेहरा जमीन पर नहीं रगड़ देता, मैं सोऊंगा नहीं। अभी जाओ और काम करो। कैप्टन हड़बड़ी में ऑफिस से निकल गया। अकेले रहकर विक्रम अपनी दर्द भरी कलाई सहलाते हुए खिड़की से बाहर बांद्रा के रात के नजारे को घूरने लगा।
अनगिनत रोशनियां उसके पैरों के नीचे चींटियों की तरह रेंग रही थी। यह सब उसका साम्राज्य था, और आज एक अनजान औरत ने उस साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की थी। प्रिया शर्मा, ठीक है, तू कोई भी हो, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और अपने घुटनों पर झुका दूंगा। एक दूसरे की पहचान से अनजान दो शिकारी मुंबई की रात को मंच बनाकर एक अदृश्य युद्ध शुरू कर चुके थे। एक अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, दूसरा कलंकित न्याय को फिर से स्थापित करने के लिए। और उस युद्ध की प्रस्तावना अब खून की गंध के साथ शुरू हो चुकी थी। ठीक 100 घंटे बाद अनन्या के मुंबई स्थित सर्विस अपार्टमेंट में उसके सैन्य ग्रेड लैपटॉप पर एक शांत बीप हुई। स्क्रीन पर प्रारंभिक रिपोर्ट विक्रम राठौर के संबंध में शीर्षक वाला एक ईमेल दिखाई दिया। भेजने वाला मेजर अर्जुन खन्ना था। समय का पाबंद। उसकी रिपोर्ट विस्तृत और ठंडी थी। अनन्या एक कप कॉफी लेकर सोफे पर बैठ गई और स्क्रॉल करने लगी। रिपोर्ट विक्रम राठौर नामक व्यक्ति का एक आयामी विश्लेषण कर रही थी। उसकी आधिकारिक कंपनी राठौर होल्डिंग्स के पंजीकरण दस्तावेजों से लेकर उसके छद्मनामों से चलने वाली साहूकारी कंपनियों, अवैध सट्टेबाजी साइटों के सर्वर लोकेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले नाइट क्लबों की सूची तक सब कुछ बारीकी से दर्ज था। विशेष रूप से क्लब जन्नत का नाम बार बार आ रहा था। यह बांद्रा इंपीरियल टॉवर के बेसमेंट से लेकर तीसरी मंजिल तक फैला एक सदस्यीय मात्र लाउंज था। रिपोर्ट के अनुसार यह सिर्फ एक मनोरंजन स्थल नहीं था, यह विक्रम के साम्राज्य का दिल था, जहां सभी काले सौदे होते थे, रिश्वतें दी जाती थीं और कमजोरियों के आधार पर प्रभावशाली लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था। रिपोर्ट के अंत में मेजर अर्जुन द्वारा विश्लेषित विक्रम राठौर की एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल भी संलग्न थी। अत्यधिक आत्ममुग्ध, अपने नियंत्रण को लेकर जुनूनी, जिसने भी उसे अपमानित किया उसके प्रति विनाशकारी स्तर तक बदला लेने की प्रवृत्ति। अनन्या ने आखिरी वाक्य से अपनी नजरें नहीं हटाईं। वह विक्रम का शिकार बन गई थी और साथ ही उसने उसकी सबसे दुखती रग को छेड़ दिया था। उसी समय विक्रम की दुनिया में दरारें पड़ने लगी थीं। उसके शिकारी कुत्तों ने पूरी रात मुंबई शहर को छान मारा था, लेकिन वे प्रिया शर्मा नामक भूत के करीब भी नहीं पहुंच पाए थे। जिम के सीसीटीवी को सैकड़ों बार देखने के बाद भी वह हमेशा अकेली थी, और जिम से निकलने के बाद उसके रास्ते भीड़ और गलियों में बिना किसी निशान के खो गए। पंजीकृत पते वाला हॉस्टल एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर था जो 1 महीने पहले ही कमरा खाली कर चुका था, और डिस्पोजेबल फोन जिम के पास के सेल टावर से बंद होने के बाद फिर कभी चालू नहीं हुआ। तो मिला या नहीं मिला? इंपीरियल टावर के टॉप फ्लोर पर विक्रम के ऑफिस में चीख गूंजी। कैप्टन लगभग घुटनों के बल झुकने की मुद्रा में था। माफ करना मालिक, वह सचमुच बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई, जैसे कोई पेशेवर प्रशिक्षित व्यक्ति हो। प्रशिक्षित बकवास बनकर विक्रम ने हाथ में आया एश ट्रे फेंक दिया। वह पागलों की तरह ऑफिस में घूमने लगा। अपमान समय के साथ गुस्से से बढ़कर एक फेंच जोगिन बुरंगामरो ब्योनहेगागो इस सप्ताह। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उसके साम्राज्य पर हंस रहा हो। कहीं हमारे बीच ही कोई गद्दार तो नहीं है, या पुलिस का कोई मुखबिर? अभी सबको इकट्ठा करो, जिस पर भी शक हो उसे चुपचाप ठिकाने लगा दो। उसके पागलपन भरे आदेश पर कैप्टन का चेहरा पीला पड़ गया और वह ऑफिस से बाहर भागा। विक्रम के साम्राज्य में डर का वायरस फैलना शुरू हो गया था। राजा का गुस्सा सबसे करीबी लोगों को ही सबसे पहले खा रहा था। 2 दिन बाद अनन्या जुहू बीच के नजारे वाले एक शांत कैफे की दूसरी मंजिल पर 2 महिलाओं का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में एक साधारण कॉलेज छात्रा की तरह दिखने वाली युवती और एक स्टाइलिश ऑफिस लुक वाली पेशेवर महिला कैफे में दाखिल हुईं और चुपचाप उसके सामने बैठ गईं। वे सैन्य खुफिया विभाग से मेजर अर्जुन खन्ना द्वारा भेजी गई सर्वश्रेष्ठ एजेंट्स थीं। नाम बताने की जरूरत नहीं, हम कोड नेम का इस्तेमाल करेंगे, अनन्या ने कहा। सार्जेंट, तुम्हारा नाम सोफिया। कॉर्पोरल, तुम्हारा नाम एथेना। ऑफिस लुक वाली सार्जेंट किरण वर्मा और कॉलेज छात्रा जैसी दिखने वाली कॉर्पोरल मीरा जोशी ने बिना किसी भाव परिवर्तन के सिर हिलाया। तुम्हें रिपोर्ट मिल गई होगी। अब से ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू होता है। अनन्या ने एक छोटा टैबलेट निकाला और मिशन की ब्रीफिंग शुरू की। उसकी आवाज एक ब्रिगेड कमांडर की तरह दृढ़ और स्पष्ट थी। लक्ष्य विक्रम राठौर द्वारा संचालित क्लब जन्नत की आंतरिक जानकारी है।
पैसे का प्रवाह, रिश्वत की सूची, अवैध गतिविधियों के सबूत वाले बही खाते। हमें भौतिक सबूत हासिल करने हैं ताकि उसके कानून से बचने की हर संभावना को खत्म किया जा सके। उसने दोनों एजेंट्स को बारी बारी से देखकर मिशन सौंपा। सोफिया, तुम एक अनुभवी मैनेजर के रूप में क्लब में घुसोगी। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और वाक्पटुता का उपयोग करके विक्रम के करीबी लोगों तक पहुंचो। आंतरिक शक्ति संरचना और लोगों की कमजोरियों का पता लगाना तुम्हारा मुख्य काम है। समझ गई? साजन किरण ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। वह विभाग की सर्वश्रेष्ठ अंडरकवर एजेंट्स में से एक थी। एथेना, तुम कंप्यूटर में माहिर एक पार्ट टाइम कर्मचारी के रूप में घुसोगी। किसी भी तरह क्लब के ऑफिस या प्रबंधन प्रणाली तक पहुंचने की स्थिति हासिल करो। तुम्हारा मिशन आंतरिक नेटवर्क में घुसपैठ करना, सभी डिजिटल जानकारी का बैकअप लेना और निगरानी प्रणाली में खामियां खोजना है। कर सकती हो? मीरा जोशी ने अपने भोले भाले चेहरे से मेल ना खाने वाली दृढ़ आंखों से जवाब दिया। कोई समस्या नहीं, मैं किसी भी सिस्टम को भेज सकती हूं। ठीक है। अनन्या ने टैबलेट बंद कर दिया। यह एक अनौपचारिक मिशन है। अगर पकड़ी गई तो सेना तुम्हारी पहचान की गारंटी नहीं देगी। सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। कोई सवाल? दोनों एजेंट्स ने चुपचाप सिर हिलाया। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण मिशन से पहले एक विशेषज्ञ का तनाव और संकल्प था। तो अपनी अपनी पहचान बनाओ और 2 दिन बाद दोपहर को क्लब जन्नत के कर्मचारी भर्ती साक्षात्कार में शामिल हो। आवश्यक पहचान पत्र और पृष्ठभूमि की कहानी मेजर खन्ना प्रदान करेंगे। अब से तुम सैनिक नहीं हो, तुम इच्छाओं की मान में फेंके गए शिकारी हो। याद रखना, भावनाओं को कभी जाहिर मत करना और केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। ब्रीफिंग खत्म होने के बाद अनन्या कुछ देर तक खिड़की से बाहर बांद्रा वर्ली सी लिंक को देखती रही। शतरंज की बिसात तैयार थी और उसके मोहरे अब दुश्मन के इलाके की ओर बढ़ने लगे थे। वह शिकार का निर्देशन करने वाली कमांडर थी और साथ ही विक्रम का ध्यान आकर्षित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण चारा भी। मिशन की सफलता के लिए समय आने पर भूत प्रिया शर्मा को फिर से शिकारी कुत्तों के सामने आना होगा। 2 दिन बाद जब बांद्रा की रात नियन साइन से जगमगा रही थी, पूरी तरह से बदली हुई किरण और मीरा क्लब जन्नत के भव्य प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। बॉडी हैगिंग ड्रेस में स्टाइलिश किरण और एक सादे ब्लाउज में एक नई नौकरी करने वाली लड़की का अभिनय करती मीरा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर कुछ न जानने का नाटक करते हुए शहर की मान में आत्मविश्वास से प्रवेश किया। दूर एक इमारत की पार्किंग में अंधेरे में डूबी एक कार के अंदर अनन्या वायरलेस ईयरपीस पर उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए थी। मिशन शुरू हो चुका था। क्लब जन्नत का इंटीरियर उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही शानदार और पतनशील था। बेहतरीन मार्बल का फर्श, विशाल क्रिस्टल झूमर और पैसे और सत्ता की गंध वाले पुरुष और उनकी चापलूसी करती महिलाएं। किरण और मीरा ने एक सोची समझी घबराहट के साथ साक्षात्कार के प्रतीक्षालय की ओर कदम बढ़ाया। साक्षात्कार क्लब का जनरल मैनेजर मिस्टर यूनुस ले रहा था। उसकी तेज आंखें और लोगों को परखने वाली नजर बता रही थी कि वह एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी था। पहले किरण यानी सोफिया को बुलाया गया। उसने दिल्ली के एक प्रसिद्ध क्लब में 5 साल काम करने के बाद बर्नआउट के कारण मुंबई आई मीशा नामक एक काल्पनिक चरित्र को पूरी तरह से निभाया। मीशा जी, आपका अनुभव तो शानदार है। दिल्ली में अच्छा चल रहा होगा, तो मुंबई क्यों? यूनुस का सवाल संदेह से भरा था। किरण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दिल्ली की भीड़ से ऊब गई थी। सर, लोग बहुत हैं पर दिल खोखले हैं। सोचा मुंबई में कुछ अलग होगा और सच कहूं तो पैसे के लिए आए हूं। सुना है यहां मुंबई में सबसे ज्यादा कमाई होती है। उसने अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से लेकिन बिना अशिष्टता के व्यक्त किया। यूनुस जैसे लोग जानते थे कि पैसे के लिए काम करने वालों को संभालना आसान होता है। उसके आत्मविश्वास से भरे रवैये से यूनुस का भाव थोड़ा नरम हुआ। अगली बारी मीरा यानी एथेना की थी। उसने दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर पारिवारिक समस्याओं के कारण पैसे कमाने आई पूजा का किरदार निभाया। सहमा हुआ चेहरा, कामपति उंगलियां, वह एक बोली दुनिया से अनजान लड़की लग रही थी। पूजा जी, तुम्हें ऐसी जगह काम करने का कोई अनुभव तो होगा नहीं, क्या कर सकती हो? यूनुस की आवाज में स्पष्ट उपेक्षा थी।
मीरा ने लगभग रोते हुए कहा। माफ करना सर, मैं सर्विंग बहुत अच्छे से कर सकती हूँ और मैं कंप्यूटर बहुत अच्छा चला लेती हूँ। एक्सेल, फोटोशॉप, आप जो भी कहेंगे। तभी यूनुस की मेज पर रखे लैपटॉप पर अचानक त्रुटि संदेश आने लगे और स्क्रीन जम गई। धत तेरी की, ये कबाड़ फिर खराब हो गया। यूनुस ने गुस्से से लैपटॉप पर हाथ मारा। मीरा ने मौका न गंवाते हुए धीरे से कहा, सर, क्या मैं एक बार देख सकती हूं? यूनुस ने उसे शक से देखा, लेकिन उसने उसे मौका दे दिया। मीरा ने लैपटॉप के सामने बैठकर कुछ की स्ट्रोक किए। उसकी उंगलियां अविश्वसनीय तेजी से चल रही थीं। वास्तव में यह एक छोटा वायरस था जिसे उसने वेटिंग रूम में अपने फोन से पहले ही डाल दिया था, और अब वह उस त्रुटि को ठीक करने का नाटक करते हुए सिस्टम में एक बैकडोर स्थापित कर रही थी। हो गया सर, अस्थायी फाइलें बहुत ज्यादा जमा हो गई थीं। लैपटॉप चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। यूनुस ने हैरानी से मीरा को देखा। उसे लगा था कि वह बेकार है, लेकिन उसमें अप्रत्याशित प्रतिभा थी। मिशन सफल रहा। किरण को वीआईपी रूम की मैनेजर के रूप में और मीरा को क्लब के ऑफिस में सहायक के रूप में नियुक्त किया गया, जहां सारी जानकारी एकत्र होती थी। उस रात से एक अदृश्य युद्ध शुरू हो गया। किरण वीआईपी मेहमानों की बातचीत से विक्रम के व्यापारिक भागीदारों, रिश्वत लेने वाले पुलिस अधिकारियों और संगठन के भीतर की गुटबाजी के बारे में जानकारी के टुकड़े जोड़ रही थी। मीरा दिन में ऑफिस का काम करने का नाटक करती और रात में चुपके से निकाले गए डेटा का विश्लेषण करती। क्लब के रिकॉर्ड एन्क्रिप्टेड थे और कुछ ग्राहकों के नामों के पीछे उनके द्वारा लिए गए कर्ज, ब्याज दरें और उनकी कमजोरियों का विस्तृत विवरण था। उसने चुपके से ऑफिस में, विशेष रूप से यूनुस और विक्रम के निजी कमरों में, छोटे कैमरे और सुनने वाले उपकरण लगाए। सारी जानकारी वास्तविक समय में अनन्या के अपार्टमेंट में भेजी जा रही थी। अनन्या दिन रात डेटा का विश्लेषण करती और दोनों एजेंट्स को अगले निर्देश देती। वह मकड़ी के जाल के केंद्र में बैठी एक मकड़ी की तरह थी, जो क्लब जन्नत नामक विशाल शिकार को फंसाने के लिए धीरे धीरे अपना जाल बुन रही थी। फिर एक रात, मिशन शुरू होने के एक हफ्ते बाद, विक्रम गुस्से में क्लब में आया। प्रिया शर्मा को न ढूंढ पाने का तनाव उस पर हावी था। वह सीधे अपने निजी वीवीआईपी रूम में गया और उस दिन उसकी सेवा के लिए किरण को नियुक्त किया गया। माहौल तनावपूर्ण था। किरण ने एक आदर्श मुस्कान के साथ विक्रम को शराब परोसी। मालिक, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई चिंता है? विक्रम ने जवाब देने के बजाय उसे घूर कर देखा। तुम्हें कहीं देखा है? किरण का दिल एक पल के लिए धड़क गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। अरे मालिक, ये लाइन तो बहुत पुरानी हो गई है, उसने खिलखिलाकर जवाब दिया। विक्रम ने सोचा कि यह उसकी अपनी व्यामोह है और सिर हिला दिया। संकट टल गया, लेकिन किरण के पीठ पर ठंडा पसीना था। विक्रम एक जानवर जैसी प्रवृत्ति वाला आदमी था। एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। उस सुबह जब विक्रम नशे में था, मीरा से एक आपातकालीन संकेत आया। यूनुस के ऑफिस का सर्वर फायरवॉल नाम मिनट के लिए बंद है। यूनुस ने बाहर से अवैध सट्टेबाजी के पैसे की जांच करने के लिए रिमोट से फायरवॉल को निष्क्रिय कर दिया था। मीरा ने इस मौके को नहीं छोड़ा। उसने अपने छिपे हुए लैपटॉप को चालू किया और सेना ग्रेड हैकिंग प्रोग्राम का उपयोग करके सर्वर के सबसे गहरे हिस्से में घुसपैठ शुरू कर दी। डेटा का एक विशाल ढेर उसके लैपटॉप में आने लगा। यह विक्रम के साम्राज्य के दिल की पूरी नकल करने का एक खतरनाक काम था। 98%, 99%। तभी गलियारे से कई जूतों की आवाजें आने लगी। यह विक्रम का दाहिना हाथ कैप्टन और उसके आदमी थे। वे ऑफिस की ओर आ रहे थे। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर वह यहां पकड़ी गई तो सब खत्म हो जाएगा। जूतों की आवाजें करीब आ रही थीं। डेटा ट्रांसफर 99.80% पर अटका हुआ था। बस 10 सेकंड, 9 सेकंड। उसने दांत भींच लिए। खत। ऑफिस के दरवाजे का हैंडल घूमा। यह अंत था। मीरा ने तुरंत लैपटॉप का पावर कॉर्ड खींचा और उसे बंद कर दिया। साथ ही उसने अपनी जेब से एक छोटा ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस निकाला और सामने के कॉरिडोर के अंत में लगे फ्यूज बॉक्स की ओर इशारा करके बटन दबा दिया। धड़ाम। एक छोटी सी आवाज के साथ पूरे ऑफिस की बिजली चली गई और घना अंधेरा छा गया। क्या हुआ? पावर कट।
अंधेरे में कैप्टन की घबराई हुई आवाज गूंजी। इस क्षणिक भ्रम का फायदा उठाते हुए मीरा बिल्ली की तरह चुपचाप डेस्क के नीचे छिप गई। सौभाग्य से डेटा ट्रांसफर मोचम पूरा हो चुका था। उसने लैपटॉप से यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे अपनी कमरा में छिपा लिया। जब आदमी इमरजेंसी लाइट जलाकर जांच कर रहे थे, मीरा चुपके से एक हवादार शाफ्ट के माध्यम से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद जब बिजली वापस आए तो वह ऐसे प्रकट हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी को भी यह पता नहीं चला कि उस अंधेरे में एक भयंकर साइबर युद्ध लड़ा गया था। मीरा ने उस रात सुरक्षित रूप से क्लब से निकलकर सभी डेटा वाली यूएसबी अनन्या को सौंप दी। अन्या का अपार्टमेंट फिर से एक ऑपरेशन रूम बन गया। उसने मेजर अर्जुन के साथ एक सुरक्षित वीडियो कॉल पर डेटा का विश्लेषण करना शुरू किया। यह पेंडोरा का बॉक्स था। इसमें विक्रम के पिछले कुछ वर्षों के अपराधों का पूरा इतिहास था। सैकड़ों करोड़ के अवैध सट्टेबाजी के पैसे का प्रवाह, साहूकारी पीड़ितों की सूची और सबसे महत्वपूर्ण, मुंबई के पुलिस अभियोजकों और नगर पार्षदों को नियमित रूप से दी जाने वाली रिश्वत का बही खाता। इससे तो न केवल विक्रम बल्कि मुंबई के भ्रष्टाचार की पूरी श्रृंखला को उखाड़ा जा सकता है, मेजर अर्जुन ने उत्साह से कहा। लेकिन अनन्या शांत थी। अभी भी काफी नहीं है। यह डेटा एन्क्रिप्टेड है। अदालत में इसे सबूत के तौर पर पेश करने के लिए हमें मास्टर की जरूरत होगी। उसके बिना विक्रम फिर से बच निकलेगा। मास्टर की वह कहां हो सकती है? शायद भौतिक रूप में, जिसे वह सबसे सुरक्षित समझता हो, हमेशा अपने पास रखता होगा। अनन्या का निर्देश फिर से क्लब जन्नत की ओर गया। किरण और मीरा को एक नया मिशन मिला, मास्टर की ढूंढो। लेकिन स्थिति और खतरनाक हो रही थी। प्रिया शर्मा को ना ढूंढ पाने का विक्रम का जुनून बढ़ गया था और पावर कट की घटना के बाद उसे शक हो गया था कि क्लब के अंदर कोई गद्दार है। उसने अपने सबसे क्रूर और शक्की आदमी, जिसे सांप कहा जाता था, को क्लब का आंतरिक सुरक्षा प्रमुख नियुक्त कर दिया। सांप के आने के बाद क्लब का माहौल तनावपूर्ण हो गया। किरण और मीरा की गतिविधियां बहुत सीमित हो गईं। कई दिनों की तनावपूर्ण निगरानी के बाद किरण ने एक महत्वपूर्ण सुराग पकड़ा। उसने देखा कि विक्रम वीवीआईपी रूम में एक व्यापारिक भागीदार से मिलते समय अपने गले से कुछ निकालकर लैपटॉप से जोड़ता है। यह एक साधारण हार जैसा दिखता था, लेकिन उसका पेंडेंट एक अनोखे डिजाइन का यूएसबी मेमोरी था। वही मास्टर की होनी चाहिए। समस्या यह थी कि विक्रम उसे सोते समय को छोड़कर कभी भी अपने शरीर से अलग नहीं करता था। अनन्या ने फैसला किया कि अब वह पीछे से निर्देशन नहीं कर सकती। मास्टर की हासिल करने के लिए क्लब के अंदर अत्यधिक अराजकता पैदा करनी होगी और विक्रम और सांप का ध्यान बाहर की ओर खींचने के लिए एक शक्तिशाली चारे की जरूरत थी। और वह चारा वह खुद थी। मैं चारा बनूंगी, उसने मेजर अर्जुन से कहा। मैं जानबूझकर कुछ सुराग छोड़ूंगी ताकि विक्रम के शिकारी मुझे, प्रिया शर्मा को ढूंढ सकें। जब वे मेरा पीछा कर रहे होंगे, सोफिया और एथेना को क्लब में अपना आखिरी मिशन पूरा करने का समय मिलेगा। ब्रिगेडियर मैम, यह बहुत खतरनाक है। खतरा उनके लिए भी है। जब उन्हें लगेगा कि जिस भूत का वे पीछा कर रहे थे वह उनके सामने है, तो वे अपना विवेक खो देंगे। उसका प्लान साहसी और खतरनाक था। वह जानबूझकर निर्वाण फिटनेस के पास के सीसीटीवी पर खुद को दिखाएगी, उन्हें अपना पीछा करने के लिए उकसाएगी और विक्रम और उसकी मुख्य सुरक्षा टीम को क्लब के बाहर एक विशिष्ट स्थान पर ले जाएगी। इस बीच किरण और मीरा क्लब के अंदर अंतिम ऑपरेशन शुरू करेंगी। कुछ दिनों बाद, जिस दिन क्लब जन्नत में स्थानीय प्रभावशाली लोगों के लिए एक भव्य पार्टी रखी गई थी, वह दिन विक्रम और उसके साम्राज्य की आखिरी रात बनने वाली थी। शाम को अनन्या ने फिर से पसीने से भीगा ग्रे ट्रैक सूट पहना और निर्वाण फिटनेस के पास की उस गली में चली गई जहां विक्रम के आदमियों के छिपे होने की सबसे अधिक संभावना थी, और सीधे एक सीसीटीवी कैमरे की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में अब खुद को छिपाने वाले भूत की नहीं, बल्कि शिकार का अंत करने आए एक काले तेंदुए की चमक थी। विक्रम के निगरानी कक्ष में सीसीटीवी स्क्रीन देख रहे एक आदमी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मिल गई, वो औरत आ गई है। शिकारी कुत्तों ने आखिरकार भूत की गंध पा ली थी। अब एक उन्मत्त पीछा शुरू होने वाला था और उस अराजकता के केंद्र में असली शिकार शुरू होगा। मिल गए, वो औरत आ गई है।
विक्रम के निगरानी कक्ष से आई यह खबर फोन लाइन के जरिए क्लब जन्नत के वीवीआईपी रूम तक पहुंच गई। विक्रम, जो स्थानीय प्रभावशाली लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में था, फोन हाथ में लिए जम गया। पिछले कई दिनों से उसकी नींद हराम करने वाली और उसके अहंकार को कुचलने वाली वह भूतप्रिया शर्मा आखिरकार पकड़ में आ गई थी। विक्रम की आंखों में खून उतर आया। कहाँ है वो? अभी कहाँ है? निर्वाण फिटनेस के पास वाली गली से बांद्रा स्टेशन की तरफ जा रही है। विक्रम ने फोन काटा और तुरंत खड़ा हो गया। माफ करना आप लोग, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है। मिस्टर यूनुस आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे। वह माफी मांग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत थी कि किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने आंतरिक सुरक्षा प्रमुख सांप को फोन किया। सांप, अभी के अभी हाय मुझे सबसे तगड़े आदमी लेकर गेट पर पहुंचो। वो लोमड़ी जाल में फंस गई है। आज मैं खुद शिकार पर निकलूंगा। विक्रम ने, जैसा कि अनन्या ने भविष्यवाणी की थी, क्लब की महत्वपूर्ण पार्टी और अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर केवल एक औरत को पकड़ने के लिए अपने साम्राज्य का दिल खाली छोड़ दिया। जैसे ही वे शोर मचाते हुए क्लब से बाहर निकले, पार्टी के शो में छिपी किरण के ईयरपीस में एक छोटा सिग्नल आया। अन्या का संदेश था, शिकारी कुत्ते पिंजरे से बाहर हैं। किरण ने तुरंत बाथरूम जाने का नाटक करते हुए मीरा को इशारा किया। मिशन का दूसरा चरण शुरू हो गया था। इस बीच बांद्रा की रात की सड़कें एक विशाल शतरंज की बिसात बन गई थीं। अनन्या एक काली रानी थी और विक्रम और उसके आदमी उसे फंसे ग्विडोरेस थे। अनन्या जानबूझकर सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट और भीड़ भरे इलाकों से गुजर रही थी, बस इतने सुराग छोड़ रही थी कि वे उसका पीछा कर सकें। वह भाग नहीं रही थी, वह शिकारी कुत्तों को अपनी मनचाही दिशा में ले जा रही थी। वह कभी माहिम की भीड़ में गायब हो जाती, तो कभी धारवी की तंग गलियों में फिर से प्रकट हो जाती। उसकी हरकतों में कोई अतिरिक्तता नहीं थी। वह शहर के भूगोल और भीड़ के प्रवाह को पूरी तरह से समझ रही थी। लानत है, यह औरत फिसलती बहुत है, विक्रम अपनी कार में चिल्लाया। उसके शिकारी कुत्ते एक अकेली औरत के हाथों बेवकूफ बन रहे थे, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। वह इस पीछा को अपने गिरे हुए अधिकार को फिर से पाने का एकमात्र तरीका मानने लगा था। वह अनन्या द्वारा खोदे गए जाल में और गहरा धंसता जा रहा था। उसी समय क्लब जन्नत में विक्रम और सांप के जाते ही क्लब का नियंत्रण यूनुस और विक्रम के एक पुराने वफादार जॉली भाई के हाथ में आ गया। लेकिन उनका नियंत्रण ज्यादा देर तक नहीं चला। मीरा ने ऑफिस में छिपे एक टर्मिनल से कैओस प्रोटोकॉल शुरू कर दिया था। पहला बदलाव साउंड सिस्टम में हुआ। मधुर जय संगीत की जगह अचानक कान फाड़ देने वाला शोर और कर्कश ध्वनियां गूंजने लगीं। फिर शानदार लाइटिंग सिस्टम ने दौरे पड़ना शुरू कर दिया। दर्जनों लाइटें पागलों की तरह जपकने लगीं या कुछ इलाकों में पूरी तरह से बंद हो गए। भव्य पार्टी का माहौल एक पाल में एक डोहा स्वप्न में बदल गया। आग आग, वीवीआईपी रूम नंबर 2 की तरफ आग लगने का अलार्म बज रहा है। यह अंतिम प्रहार था। मीरा ने जानबूझकर फायर अलार्म को चालू कर दिया था। बेशक कोई आग नहीं थी, लेकिन जोरदार अलार्म और आग लगने की घोषणा ने लोगों में दहशत फैला दी। मेहमान चीखते चिल्लाते बाहर की ओर भागे। क्लब पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में था। ठीक उसी समय इस सारी अराजकता के पीछे की मास्टरमाइंड मीरा अपनी जगह से उठी और कर्मचारियों के गलियारे से होते हुए क्लब के सबसे भीतरी हिस्से सेंट्रल सर्वर रूम की ओर चुपचाप बढ़ने लगी। इस बीच भगदड़ मचे हॉल में किरण मैनेजर के तौर पर मेहमानों को शांत करने का नाटक करते हुए स्थिति पर नजर रखे हुए थी। उसका असली मिशन बचे हुए प्रमुख लोगों को रोके रखना था, खासकर जॉली भाई, जो एक काले ब्रीफकेस को कसकर पकड़े हुए था। मास्टर की तो विक्रम के गले में है, तो यह ब्रीफकेस क्या है? किरण को एहसास हुआ कि योजना में कोई अप्रत्याशित चर आ गया है। तभी जॉली भाई का फोन बजा। भाई, कुछ गड़बड़ है। उस औरत का रास्ता बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे वह हमें जानबूझकर कहीं ले जा रही है। फोन सुनते ही जॉली भाई का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी समझ में आ गया। भूत की तरह प्रकट हुई औरत, उसे पकड़ने के लिए सभी प्रमुख लोगों का बाहर जाना, और ठीक उसी समय क्लब के अंदर ये तबाही, यह सब एक जाल था। असली निशाना विक्रम नहीं, बल्कि खाली पड़ा साम्राज्य का दिल क्लब जन्नत था। जाल है, जॉली भाई चिल्लाया। वो लड़की चारा है, असली निशाना मालिक नहीं।
यहाँ कुछ है। सर्वर रूम जाओ। सर्वर रूम को रोको। उसकी चीख को शोर में से पकड़ते हुए किरण की आंखें ठंडी हो गईं। योजना गलत नहीं हुई थी, बल्कि अब असली खेल शुरू हुआ था। जब जॉली भाई और बचे हुए आदमी सर्वर रूम की ओर भागे तो किरण ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने हाथ में पकड़ी शैंपेन की बोतल को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और उसके नुकीले टुकड़े को हथियार की तरह पकड़ लिया। माफ करना, लेकिन अब से यह नो एंट्री जोन है। जॉली भाई की चीख ने किरण के शक को यकीन में बदल दिया था। ब्रिगेडियर अनन्या की योजना एक कदम आगे की थी। विक्रम के गले से मास्टर की चुराना बहुत जोखिम भरा था। वह प्लान बी था। असली योजना प्लान ए मास्टर की के बिना भी विक्रम के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त करने की थी, और वह कहीं ज्यादा साहसी और विनाशकारी थी। क्लब के सेंट्रल सर्वर पर सीधे सैन्य ग्रेड स्पाईवेयर स्थापित करना। एक बार स्थापित हो जाने पर यह विक्रम के नेटवर्क से जुड़े हर डिजिटल डिवाइस को संक्रमित कर सकता था, सारी जानकारी चुरा सकता था और जरूरत पड़ने पर पूरे सिस्टम को नष्ट कर सकता था। और इस ऑपरेशन के लिए सर्वर रूम में कम से कम 9 मिनट की निर्बाध पहुंच की आवश्यकता थी। अब तक की सारी अराजकता उन्हीं 9 मिनटों को हासिल करने के लिए एक विशाल नाटक था। हाथ जा पागल औरत, जॉली भाई चिल्लाया, लेकिन किरण तस से मस नहीं हुई। अगर पार जाना है तो मुझे हरा कर जाओ। जॉली भाई के आदेश पर 3 आदमी किरण पर झपटे। एक संकरे गलियारे में चीख पुकार और अलार्म के शोर के बीच एक हताश लड़ाई शुरू हो गई। उसी समय मीरा सर्वर रूम के अंतिम सुरक्षा द्वार के सामने थी। उसकी उंगलियां एक छोटे टर्मिनल पर नाच रही थी। अंतिम डिजिटल लॉक खुला और उसने बिना देर किए अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने सबसे मुख्य मेनफ्रेम से एक विशेष रूप से निर्मित यूएसबी को जोड़ा। स्पाईवेयर हाइड्रा इंस्टॉलेशन शुरू। अनुमानित समय 4 मिनट 52 सेकंड। मॉनिटर पर संदेश देखकर मीरा के माथे पर पसीना आ गया। अब यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी। उसी समय अनन्या का पीछा अंतिम चरण में था। उसने विक्रम और उसके आदमियों को मुंबई पोर्ट के पास एक विशाल परित्यक्त कोल्ड स्टोरेज परिसर में फंसाया था। यह एक आदर्श शिकारगाह था। जैसे ही वे गोदाम में घुसे, अन्या का जवाबी हमला शुरू हुआ। फौ उसने पीछे से एक आदमी की गर्दन पर वार करके उसे चुपचाप ढेर कर दिया। फिर वह छत से लटकती जंजीरों का उपयोग करके एक और आदमी पर हमला करती। अंधेरा, शोर और डर। अनन्या ने विशेष बलों की सबसे बुनियादी रणनीति का इस्तेमाल किया। डर के माध्यम से दुश्मन को कमजोर करना। एक एक करके अपने साथियों को गिरते देख आदमी दहशत में आ गए। वे एक दूसरे पर शक करने लगे और अपनी ही परछाई पर गोली चलाने लगे। अनन्या उस अराजकता के बीच एक भूत की तरह घूमती रही, चुपचाप अपना शिकार जारी रखते हुए। वापस क्लब जन्नत में किरण 3 आदमियों के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ रही थी। वह एक शीर्ष एजेंट थी, लेकिन एक साथ 3 तगड़े लोगों का सामना करना मुश्किल था। उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसे अपना मिशन पता था और समय हासिल करना। दरवाजा खोलो, वरना हम इसे तोड़ देंगे। जॉली भाई सर्वर रूम का दरवाजा पीट रहा था। अंदर मीरा मॉनिटर पर प्रगति बार को देख रही थी। इंस्टॉलेशन 85%, 86%, कांग क्वांग। बाहर से आदमी आंख बुझाने वाले यंत्र से दरवाजा तोड़ने लगे। दरवाजा धीरे धीरे मुड़ने लगा। आखिरकार गोदाम में सिर्फ 2 लोग बचे थे, अन्या और विक्रम। तू आखिर है कौन? विक्रम की चीख गूंजी। अनन्या अंधेरे से बाहर निकली। तुम सोचते थे कि तुम शिकार कर रहे हो, उसने कहा, लेकिन तुम एक पागल कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं थे जो मालिक के शिकारगाह में घुस आया था। विक्रम ने डर पर काबू पाने के लिए चिल्लाते हुए एक लोहे का पाइप घुमाया। अनन्या ने आसानी से उसके हमले से बचकर उसकी कलाई पकड़ ली। कड़क, एक भयानक आवाज के साथ विक्रम की कलाई एक अजीब दिशा में मुड़ गई। अनन्या ने उसकी बाह को मोड़कर उसके कंधे का जोड़ भी उखाड़ दिया। ये दर्द उन अनगिनत लोगों की तरफ से है जिन्होंने तुम्हारी वजह से आंसू बहाए हैं, उसने फुसफुसाया। उसने केबल टाई से विक्रम को बांध दिया और गोदाम से निकलने से पहले मुचम नंबर पर एक गुमनाम संदेश भेजा। मुंबई पोर्ट बाय 1 कोल्ड स्टोरेज, गैंग वॉर, कई घायल। उसी समय ख्वैंग, एक जोरदार आवाज के साथ सर्वर रूम का दरवाजा टूट गया। जॉली भाई और उसके आदमी अंदर घुसे।
उनके सामने मीरा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर हार के भाव थे। हाइड्रा इंस्टॉलेशन पूर्ण। सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन शुरू। इंस्टॉलेशन पूरा होते देख मीरा के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने डेस्क के नीचे छिपा एक आपातकालीन बटन दबाया। वीईईंग। पूरे क्लब में असली फायर अलार्म बजने लगा। छत से स्प्रिंकलर पानी की बौछार करने लगे। क्लब एक पाल में पानी से भर गया और धुएं के बम्बों ने गलियारों को धुंध से भर दिया। इस अराजकता के बीच किरण ने मीरा का हाथ पकड़ा और वे दोनों पहले से तय एक आपातकालीन सीढ़ी से बाहर निकल गईं। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। अगली सुबह मुंबई में भूचाल आ गया। बांद्रा गेट कांड की शुरुआत हो चुकी थी। मेजर अर्जुन की टीम द्वारा रात भर में हासिल किया गया विक्रम का आपराधिक डेटा एक गुमनाम मुखबिर की टीप के रूप में कुछ भरोसेमंद मीडिया हाउसों और सीबीआई को एक साथ भेजा गया। जैसे ही विक्रम की गिरफ्तारी की खबर आई, उसके आपराधिक साम्राज्य का खुलासा करने वाली खबरें बाढ़ की तरह आने लगीं। अवैध सट्टेबाजी, साहूकारी, वेश्यावृत्ति और साथ ही उन राजनेताओं और कानूनी अधिकारियों की सूची जिन्हें वह रिश्वत देता था या ब्लैकमेल करता था, सबके सामने आ गई। विक्रम का साम्राज्य राख के ढेर में बदल रहा था। सीबीआई और मुंबई पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई गई और राथो होल्डिंग्स के ऑफिस और क्लब जन्नत पर छापा मारा गया। जॉली भाई सहित सभी प्रमुख सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ दिनों बाद जब तूफान थम गया, निर्वाण फिटनेस में शांति लौट आई थी। अनन्या अपनी छुट्टी के आखिरी दिन हमेशा की तरह चुपचाप वजन उठा रही थी। कसरत के बाद जिम का मालिक, जो विक्रम के पीड़ितों में से एक था, उसके पास आया। मैडम, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो आप जीवन भर हमारे जिम का मुफ्त में उपयोग कर सकती हैं। अनन्या ने एक हल्की सच्ची स्मित के साथ जवाब दिया। आपकी भावनाओं के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे यहां से जाना होगा। उसने विनम्रता से मना कर दिया और लॉकर रूम की ओर चली गई। जिम से बाहर निकलते ही उसके कदम हल्के थे। उसके फोन पर मेजर अर्जुन का एक संदेश आया। ऑपरेशन क्लीन स्वीप समाप्त, पूर्ण सफलता। कृपया सुरक्षित रूप से बेस पर लौटें। ब्रिगेडियर मैम। उसकी लंबी छुट्टी और प्रिया शर्मा नामक छोटा सा साहसिक कार्य समाप्त हो गया था। अनन्या ने बेस की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठकर आंखें बंद कर लीं। अब अपनी जगह पर देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक के रूप में लौटने का समय था। भूत गायब हो गया था और जनरल अपनी सेना में लौट रहा था। ट्रेन में उसके फोन पर बांद्रा गेट की खबरें चल रही थी। विक्रम राठौर को 52 साल की जेल मुंबई पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा, मंत्रियों से जुड़े रिश्वत कांड की जांच के लिए एसआईटी गठित। उसने जो छोटा सा पत्थर फेंका था, उसने एक विशाल लहर पैदा कर दी थी। वह दुनिया बदलने वाली कोई हीरोइन नहीं बनना चाहती थी। उसने सिर्फ अपनी छुट्टी खराब करने वाले एक गुंडे को सबक सिखाया था। तभी उसके सुरक्षित फोन पर मेजर अर्जुन का कॉल आया। लौट रही हैं? आपकी ट्रेन के आसपास के सभी संचार बाधित कर दिए गए हैं। हाँ, रिपोर्ट दो। विक्रम पूरी तरह से टूट चुका है। उसके सभी साथी एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। सार्जेंट किरण और कॉर्पोरल मीरा सुरक्षित रूप से लौट आए हैं। उन्हें एक विशेष पदोन्नति और लंबी छुट्टी दी गई है। अच्छा है, ब्रिगेडियर मैम, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। अगली बार छुट्टी पर कृपया सिर्फ किताबें पढ़ें। मेरा दिल कमजोर है। उसकी सच्ची चिंता पर अनन्या हंस पड़ी। ये प्रिया शर्मा की नहीं, बल्कि इंसान अनन्या सिंह की हंसी थी। कोशिश करूंगी। जैसे ही ट्रेन उसके बेस के पास के स्टेशन पर पहुंची, प्लेटफॉर्म पर एक काले रंग की सैन्य सेडान पहले से ही इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने उसे एक कड़ा सलाम किया। जय हिंद कमांडर मैम, वापसी पर आपका स्वागत है। जय हिंद। उस छोटे से अभिवादन के साथ अन्या की आंखों और हाव भाव में सब कुछ बदल गया। वह अब एक नागरिक नहीं थी। वह भारत की सबसे एलीट विशेष बलों में से एक वज्र ब्रिगेड की कमांडर ब्रिगेडियर अनन्या सिंह थी। जैसे ही वह अपनी यूनिट के गेट से गुजरी, दुनिया फिर से बदल गए। यहां सख्त अनुशासन और देशभक्ति का माहौल था। उसने अपनी वर्दी पहनी, जो किसी भी अन्य कपड़े से ज्यादा आरामदायक महसूस हो रही थी। उसने खिड़की से अपने जवानों को आतंकवाद विरोधी अभ्यास करते देखा। उसने सोचा, विक्रम की शक्ति हिंसा और भय पर आधारित थी, एक विनाशकारी शक्ति, लेकिन उसके जवानों की शक्ति रक्षा करने के लिए थी, एक महान और जिम्मेदार शक्ति।
नॉक नॉक। एक ऑपरेशन ऑफिसर ने प्रवेश किया। मैम, रिपोर्ट है, अरब सागर में दुश्मन की पनडुब्बी की संदिग्ध गतिविधि का पता चला है। मुख्यालय ने हमारी वस्ट ब्रिगेड को तत्काल हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। अनन्या ने रिपोर्ट ली और उसकी आंखें फिर से तेज हो गईं। मुंबई की यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं और एक नए मिशन की योजना उसकी जगह ले रही थी। छोटा युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन बड़ा युद्ध, जिसके लिए उसने अपना जीवन समर्पित किया था, हमेशा जारी था। ठीक है, 9 मिनट में सभी कमांडिंग अधिकारियों की बैठक बुलाओ, उसने कहा। दुश्मन के संभावित घुसपैठ मार्गों और हमारी जवाबी योजना पर ब्रीफिंग तैयार करो। जी मैम। ऑफिस में फिर से शांति छा गई, लेकिन इस शांति में एक जागे हुए शिकारी का तनाव था। भूत शहर के शोर में गायब हो गया था और जनरल अपनी जगह पर लौट आया था, देश के सबसे तेज भाले की नोक को फिर से तेज करने के लिए। उसका युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था।